हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और ये थर्ड वीडियो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो प्रैक्टिस सेट है, मींस सॉल्व पेपर है, वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्रेंड्स। और 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 21 इज़ Who among the following was the master poet of Cavaliers? Cavaliers में master poet किसको माना जाता है? ऑप्शन ए इज़ हैरिक, बी इज़ कैरियो, सी इज़ सैमुअल जॉनसन एंड डी इज़ बेन जॉनसन। थॉमस कैरियो वाज द मास्टर पोएट ऑफ द कैवेलियर्स। थॉमस कैरियो को ही मास्टर पोएट माना जाता था फ्रेंड्स। ही वाज नोन फॉर इंग्लिश पोएट एंड फर्स्ट ऑफ द कैवेलियर सॉन्ग राइटर। और इन्हीं को फर्स्ट कैवेलियर सॉन्ग राइटर्स में से एक माना जाता है फ्रेंड्स। कैवेलियर पोएट्स कौन होते हैं? एक ऐसा ग्रुप पोएट्स का जो कि चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते हैं। चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करने वाले जो पोएट्स होते हैं उनको कैवेलियर पोएट्स माना जाता है फ्रेंड्स। एंड द बेस्ट नोन ऑफ द कैवेलियर पोएट्स आर रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस कैरियो एंड सर जॉन सकलिंग। तो ये क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ Who is the representative figure of the jazz age? Sherwood Anderson, F. Scott Fitzgerald, Saul Bellow and Wallace Stevens। यहाँ पर पूछा गया है कि जैज एज का रिप्रेजेंटेटिव फिगर किसको माना जाता है फ्रेंड्स। तो इसको देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इज द जैज एज वाज द टर्म coined by F. Scott Fitzgerald to describe the flamboyant anything goes culture and characterized in 1920। जैज़ एज जो थी वो टर्म कॉइन की गई थी एफ स्कॉट फिट्जरलैंड के द्वारा, और इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था कि जो कल्चर, जो कैरेक्टराइजेशन उस टाइम का था उसको फ्लैम्बोयेंट होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, एक चमकीले, एक भड़कीले अंदाज में शो करना। दिस टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय द पब्लिकेशन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। उनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया था फ्रेंड्स, और उसी से ये जो जैज एज थी ये पॉपुलराइज हुई थी। और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम था टेल्स ऑफ द जैज एज। Question number 23 is Who is the following had an elliptical style? Robert Browning, Alfred Tennyson, Alexander Pope, John Dryden। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एलिप्टिकल स्टाइल को फॉलो करने वाले जो राइटर थे वो कौन थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग हैड ए डार्क एंड एलिप्टिकल मोड ऑफ स्पीच। यहाँ पर बताया गया है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो एलिप्टिकल स्टाइल यूज़ करते थे। तो एलिप्टिकल स्टाइल क्या होता है फ्रेंड्स? ए वर्ड और फ्रेज इम्प्लाइड बाई कॉन्टेक्स्ट इज ओमिटिंग फ्रॉम ए सेंटेंस। जिस चीज़ के बारे में, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखते हैं उसी वर्ड को और उसी फ्रेज को सेंटेंस से मिस कर देते हैं फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं एलिप्टिकल मोड ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज़ अ चाइनीज़ बॉक्स स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स यहाँ पर चाइनीज़ बॉक्स स्ट्रक्चर होता है एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाना जो कि एक दूसरे में फिट हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि जो बॉक्सेस होते हैं, सबसे पहले बड़ा बॉक्स होता है, उसके अंदर उससे छोटा बॉक्स होता है। पैकेज करने में आसानी रहती है, पैकिंग करने में जो आसानी रहती है, बड़े बॉक्स के अंदर छोटे बॉक्सेस को पैक कर दिया जाता है स्पेस को बचाने के लिए। इसी तरीके से लिटरेचर में होता है कि नॉवल के अंदर कुछ नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज़ को ऐड करते जाते हैं, नैरेटिव्स को ऐड करते जाते हैं, और उसको बोलते हैं चाइनीज़ बॉक्स स्ट्रक्चर फ्रेंड्स। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये एक पिक्चर बनाई थी जिससे कि समझ में आ जाए कि चाइनीज़ बॉक्स स्ट्रक्चर क्या होती है। बड़े बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स और फिर उसके अंदर सबसे छोटा बॉक्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से जो नॉवल हैं उसमें ये स्ट्रक्चर को यूज़ किया गया है फ्रेंड्स। मिडिल मार्च, जेन आयरी, मैंसफील्ड पार्क एंड वुदरिंग हाइट्स। चाइनीज़ बॉक्स स्ट्रक्चर इंक्लूड्स प्लेटोज डायलॉग फ्रॉम द सिम्पोजियम, मैरी शेलीज 1818 नॉवल फ्रैंकेस्टीन, जोस्टिन्स गैडर द सॉलिटायर मिस्ट्री, एमिलीज ब्रोंटे वुदरिंग हाइट्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन जिन नॉवेल्स में चाइनीज़ बॉक्स स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है फ्रेंड्स, और इनमें से यहाँ पर ऑप्शंस में केवल एक ही है, वुदरिंग हाइट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ राइट। वन मोर एग्जाम्पल इज जोसेफ कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। जोसेफ कॉनराड के हार्ट ऑफ डार्कनेस में भी ये स्ट्रक्चर यूज़ की गई है फ्रेंड्स।
ऑल लिबरल फेमिनिस्ट एडवोकेट। जो लिबरल फेमिनिस्ट थे वो किस चीज़ को एडवोकेट करते थे, किस चीज़ को फॉलो करते थे फ्रेंड्स? ऑप्शन ये है, देख लीजिए, इक्वल ट्रीटमेंट इन पब्लिक स्पेयर, द स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन ऑफ द सेक्सेस, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स ओनली, नो रोल इन पॉलिटिकल मैटर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ राइट, ऑल लिबरल फेमिनिस्ट एडवोकेट इक्वल ट्रीटमेंट इन ऑल पब्लिक स्पेयर्स। जो लिबरल फेमिनिस्ट थे वो फॉलो करते थे इस रूल को कि सभी को इक्वल मतलब समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए पब्लिक फिगर्स में, पब्लिक प्लेसेस में। लिबरल फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट सोसाइटी होल्ड द फॉल्स बिलीव दैट वुमेन आर बाय नेचर लेस इंटेलेक्चुअल। वो कहते थे कि ये जो फॉल्स बिलीफ है कि जो वुमेन होती है उनको वो लेस इंटेलेक्चुअल होती है, उनमें बुद्धिमत्ता की कमी होती है। लिबरल फेमिनिज्म बिलीव इन प्रैग्मेटिक रिफॉर्म अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक मूवमेंट चलाना चाहते थे, बिलीव करते थे कि यहाँ पर एक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो कि जैसा वर्क करे उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए फ्रेंड्स। थ्रू द प्रमोशन फ्रॉम इक्वल राइट इंगेजिंग, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएं, सबको समान अधिकार दिए जाएं। एंड फॉर्मुलेटिंग लॉज, सबके जो लॉ हो, कानून हो, सबके लिए एक जैसे बनाए जाएं। एंड पॉलिसीज दैट विल इंश्योर इक्वालिटी, जिससे कि समानता का अनुभव हो। द एपिथेट कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री अपीयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री किस जर्नल में अपीयर हुआ था फ्रेंड्स? ब्लैकवुड एडिनबर्ग्स मैगजीन इन 1817, द क्राइटेरियन इन 1921, द स्पेक्टेटर इन 1866 एंड द टैबलर इन 1821। तो जो ये एपिथेट है कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, ये किस में आया था फ्रेंड्स? ये आया था ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन इन 1807। Cockney School was the mocking name given in 1817 by the conservative Blackwood Edinburgh magazine। ये जो Cockney School था, ये एक नाम दिया गया था कुछ पोएट्स को, कुछ राइटर्स को, जो कि ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन के द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स। To a group of writers and intellectuals who gathered in London around the poet, journalist and critic Leigh Hunt। Leigh Hunt के आसपास जो poets थे, जो उनके साथ थे, माने जाते थे, उनको मिलाकर ये Cockney School of Poetry माना गया था फ्रेंड्स। द मेंबर्स ऑफ Cockney School of Poetry वर, और इसके मेंबर्स कौन कौन थे? जॉन कीट्स, लाई हंट एंड पी.बी. शेली। सो ऑप्शन ए इज राइट। Pope's an essay on criticism was partially attacked, however one of the following did not do so। Who was it? पॉप का जो वर्क था एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, उसको बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया था, अटैक किया गया था उसके ऊपर, मतलब क्रिटिसाइज़ किया गया था बहुत ही बुरे तरीके से, सिवियर अटैक किया गया था। तो इनमें से कौन ऐसा राइटर था जिसने ऐसा नहीं किया था? वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट डू सो। जॉन ड्राइडन, थॉमस राइमर, जॉन डेनिस, जोनाथन स्विफ्ट। आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। सो इट्स आंसर इज़ ए। यहाँ पर आंसर सी दिया गया है फ्रेंड्स। देखिए सी ऑप्शन में है जॉन डेनिस, लेकिन जो जॉन डेनिस थे उन्होंने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था इनके वर्क को, और ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ऑप्शन राइट ऑप्शन इज़ जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने इनके वर्क को क्रिटिसाइज़ नहीं किया था फ्रेंड्स। एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मेजर पोएम रिटन बाय इंग्लिश राइटर अलेक्जेंडर पोप। ये वर्क था अलेक्जेंडर पोप का, जो कि 1711 में आया था फ्रेंड्स। 1709 में लिखा गया था और 1711 में पब्लिश हुआ था। इट्स फेमस कोटेशंस, इसकी कुछ फेमस कोटेशंस हैं। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। ये कुछ एफोरिज्म हैं, कहावतें हैं। फूल्स रस्ट इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेंड। और जो जॉन डेनिस थे, इन्होंने इनको बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था। वॉज इंग्लिश क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट whose instance upon the importance of passion in poetry led to a long quarrel with Alexander Pope। और जिसकी वजह से इनका अलेक्जेंडर पोप के साथ एक लॉन्ग क्वेरल, एक झगड़ा शुरू हो गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ए बुक दैट एनालाइज द dehumanizing effect of colonization by French Fanon derives its title from। द रेस्ट ऑफ द अर्थ, जो कि एक बुक है कॉलोनाइजेशन के ऊपर, जिसमें ह्यूमनाइजिंग इफ़ेक्ट दिखाया गया है कि ह्यूमन्स को किस तरीके से परेशान किया जाता था कॉलोनाइजेशन के टाइम पे। तो ये जो वर्क है फ्रेंच फानोस के द्वारा लिखा गया है। इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? द ओपनिंग लिरिक्स ऑफ द इंटरनेशनल, ए लेफ्ट विंग एंथम, और ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, ये ओविड है फ्रेंड्स। दांतेस डिवाइन कॉमेडी,
लाइन्स फ्रॉम एंथम दिस लैंड इज़ योर लैंड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ राइट, द ओपनिंग लिरिक ऑफ द इंटरनेशनल ए लेफ्ट विंग एंथम। द रेस्ट ऑफ द अर्थ ए बुक दैट एनालाइज द dehumanizing effect of colonization by French Fanon derived its title from द ओपनिंग लिरिक्स ऑफ द इंटरनेशनल ए लेफ्ट विंग एंथम। इन्होंने अपना टाइटल यहाँ से लिया था फ्रेंड्स। द इंटरनेशनल इज़ अ मोस्ट फेमस सोशलिस्ट सॉन्ग ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज सॉन्ग इन द वर्ल्ड। द इंटरनेशनल जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जाना जाने वाला एक सॉन्ग है। द ओरिजिनल फ्रेंच वर्ड्स वर रिटन इन 1817 बाई यूजीन पोटियर। और इसके जो ओरिजिनल फ्रेंच वर्ड्स लिखे गए थे, जो इसमें इंक्लूड किए गए थे, वो यूजीन पोटियर के द्वारा लिखे गए थे, जो कि 1871 में लिखे गए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स डेवलप्ड कंसेप्ट लाइक डिफरेंस एंड हाइपर रियलिटी टू सबवर्ट। पोस्ट मॉडर्निज्म के जो राइटर्स थे, जो उसके थिंकर्स थे, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, कुछ टर्म्स दी थी, जैसे डिफरेंस, हाइपर रियलिटी टू सबवर्ट। सबवर्ट मीन्स कन्वर्ट, चेंज, फिनिश करने के लिए, किस चीज़ को फिनिश करके एक नई चीज़ लाने के लिए इन्होंने ये कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे। तो किसे फिनिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। मिथ्स एंड पैराबल्स, एक्सिस्टिंग social phenomenon, critically acceptable knowledge, grand narratives and university of being। तो इन्होंने कहा कि किस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते थे, फिनिश करना चाहते थे। यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स डेवलप कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस था रियलिटी में और फिक्शन में डिफरेंस करना, और हाइपर रियलिटी था मीन्स एक ऐसी रियलिटी जो कि रियलिटी नहीं थी, रियलिटी से काफ़ी ऊपर थी, एग्जेगरेट करके बताया जाता था रियलिटी को, जिसका रियलिटी से कोई डिफरेंस नहीं होता था। तो मीन्स ये हाइपर रियलिटी मतलब रियलिटी से भी अधिक होना किसी चीज़ को, और यहाँ पर डिफरेंस का मतलब था फिक्शन में और रियलिटी में डिफरेंस करना। टू सबवर्ट ग्रैंड नैरेटिव, जो ग्रैंड नैरेटिव्स थे, यूनिवोसिटी ऑफ बीइंग्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बीइंग मतलब किसी चीज़ का एक समान होना, यूनिवर्सिटी एक समान होना, सिर्फ एक ही कैरेक्टराइजेशन, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होना। एंड एपिस्टेमेटिक सर्टेनिटी, और एक ऐसी सर्टेनिटी होना जैसे किसी एक ही ट्रूथ को फॉलो करने वाला। पोस्ट मॉडर्निस्ट रिजेक्ट मेटा नैरेटिव्स, इन्होंने मेटा नैरेटिव्स को रिजेक्ट किया था बिकॉज दे रिजेक्ट द कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ ट्रूथ दैट मेटा नैरेटिव्स पर्पस प्रीसपोज। जो मेटा नैरेटिव्स में जो ट्रूथ दिखाया जाता था वे उसको नहीं मानते थे फ्रेंड्स, और ये ग्रैंड नैरेटिव्स को ख़त्म कर देना चाहते थे, सबवर्ट कर देना चाहते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ बीइंग्स को और एपिस्टेमिक सर्टेनिटी को यहाँ पर लाना चाहते थे। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, द शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड। शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स को और क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स को न्यू एरिस्टोटेलियंस बोला जाता है फ्रेंड्स। द शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो कॉल्ड न्यू एरिस्टोटेलियंस वाज डेवलप्ड इन 1920s and 30s and 40s at the University of Chicago. Chicago critics also called the Chicago School group of pluralists, essentially फॉर्मलिस्ट अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक्स। इनको अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक्स भी बोला जाता है और इनको न्यो एरिस्टोटेलियंस भी बोला जाता है फ्रेंड्स। और ये डेवलप हुआ था 1920s, 30s एंड 40s में शिकागो यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप से। सो फ्रेंड्स, ये थे 10 क्वेश्चंस जो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ट्राई किया है कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में ना आए। और रही बात ये कि कुछ गलतियाँ हैं यूथ पब्लिकेशन के जो सॉल्व पेपर्स हैं, तो ट्राई करूँगी कि कोई भी गलती अगर मेरे सामने आती है तो मैं उसको सुधार कर आप लोगों तक लेकर आऊँ फ्रेंड्स। उसके बाद भी अगर कुछ मिस्टेक इसमें रह जाती है सो सॉरी फॉर दैट। और ये 30 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम 31st से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 के लिए। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।